प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अराजकतावाद की विचारधारा को पढ़ेंगे और अराजकतावाद की विचारधारा को पढ़ते हुए आज इस विचारधारा के अंतर्गत अध्ययन करते हुए हमारे अध्ययन का केंद्र होगा अराजकतावाद की विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत अथवा इसकी विशेषताएं। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका एक लंबा इतिहास रहा है। इसका अर्थ और परिभाषा करते हुए हमने इसके बारे में बहुत कुछ देखा था। अराजकतावाद की विचारधारा, इस विचारधारा के समर्थक और प्रतिपादक, विचारक और इसकी धाराओं को हमने कई भागों में बांटा है। कई अराजकतावादी विचारक ऐसे हैं जो कि क्रांतिकारी हैं, हिंसक हैं और हिंसा के द्वारा अराजकतावाद को लाना चाहते हैं। कई विचारक ऐसे हैं जो साम्यवादी है और साम्यवादी होने के साथ साथ समाजवादी साधनों के आधार पर समाज में व्यवस्था का परिवर्तन करते हुए व्यवस्था का अंत चाहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ विचारक शांतिवादी। तो इस प्रकार की कुछ धाराओं का विभेद अराजकतावाद के अंतर्गत किया जाता है। हम आरंभ करते हैं कि इसके प्रमुख सिद्धांत किस प्रकार निर्मित हुए, ये विचारधारा क्या चाहती है और इस विचारधारा का केंद्रीय और मूलभूत तत्व क्या है। अराजकतावाद एक राजनीतिक दर्शन है। अराजकतावादी किसी राज्य, संस्था या व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। वे इस प्रकार की किसी भी संस्था पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते और उसका अंत करना चाहते हैं। सामान्य बोलचाल में अराजकता का अर्थ है अव्यवस्था। राजनीति विज्ञान में अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसे हम व्यवस्था के अभाव के रूप में लेते हैं। अराजकतावाद अपने प्रारंभिक स्वरूप में एक व्यक्तिवादी दर्शन था जो व्यक्ति पर जोर देता था, व्यक्ति के खुलेपन, व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की सोच और उसका ऐसा व्यवहार जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, उस प्रकार का दर्शन इनका था। विलियम गाडविन और हाजस्किन व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त और स्वतंत्र करने के लिए ही अराजकतावाद का प्रतिपादन करते हैं। उनके केंद्र में व्यक्ति है। वे व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं चाहते। वे मानते हैं कि राज्य, उसकी संस्थाएं, राज्य के कानून, वे सभी व्यक्ति को इस प्रकार नियंत्रित करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। परंतु बाद में विशेष रूप से बाकुनिन और प्रिंस क्रोपाटकिन, इनके हाथों में यह एक समाजवादी विचारधारा के रूप में प्रतिपादित हुआ। कई अराजकतावादी विचारक विकासवादी और शांतिप्रिय विचारक हैं। वे शांति के उपायों से अराजकतावादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। प्रोधा, टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी शांतिवादी अराजकतावादी कहे जाते हैं। दूसरी ओर कई अन्य अराजकतावादी क्रांतिकारी विचारक हैं। वे मानते हैं कि अराजकतावादी समाज की स्थापना के लिए हिंसक और क्रांतिकारी साधन ही अपनाने पड़ेंगे और हिंसा के द्वारा ही हम राज्य का अंत कर सकते हैं। अराजकतावादी समाज की स्थापना तब तक नहीं हो पाएगी जब तक राज्य और उसके साथ की अन्य सभी संस्थाओं को हिंसा के द्वारा उसका अंत नहीं किया जाएगा। ब्रैकोनिन और क्रोपाटकिन इस प्रकार के विचारक रहे हैं।
जिन्होंने हिंसक साधनों को इसके लिए अपरिहार्य माना है। हम इस बात पर आते हैं कि अराजकतावाद के अंतर्गत चाहे इसकी कोई सी भी धारा हो, इसके मौलिक सिद्धांत किस प्रकार के रहे हैं। अराजकतावाद की विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि किस प्रकार ये राज्य का विरोध करते हुए, धर्म का विरोध करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो इनके सभी उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए व्यक्ति को खुश और प्रसन्न रखने का कार्य कर पाएगा। एक ऐसा समाज उत्पन्न होगा जिसमें राज्य नहीं होगा, जिसमें नियंत्रण नहीं होगा, जिसमें बंधन नहीं होंगे, और व्यक्ति की खुली सोच के द्वारा व्यक्ति इस लायक हो जाएगा कि जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबसे पहली विशेषता, इसका पहला लक्षण और सिद्धांत यह है कि ये राज्य का विरोध करते हैं। अराजकतावाद का चाहे कोई भी स्वरूप हो, वे सभी विचारक राज्य को समाप्त करना चाहते हैं और उसके स्थान पर एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उनका कहना है कि राज्य एक बुराई है और स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है कि इस राज्य का अंत कर दिया जाए। मुख्य रूप से 3 कारण ऐसे माने जा सकते हैं जिनके द्वारा अराजकतावादी राज्य का विरोध करते हैं, जिसमें पहला कहा जाता है कि राज्य स्वतंत्रता का दमन करता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति व्यक्ति के श्रेष्ठतम विकास के लिए आवश्यक है और राज्य अथवा शासन का प्रत्येक कार्य उसकी स्वतंत्रता उससे छीनने का कार्य करता है। दूसरा कहा जाता है कि अराजकतावाद में माना गया है कि राज्य संपत्ति का संरक्षक है और यह संपत्ति का संरक्षक होते होते पूंजीवाद का संरक्षण करने लग जाता है। और पूंजीवाद का जब संरक्षण होता है तो राज्य के एक बड़े वर्ग पर दूसरा वर्ग जो कि छोटा और पूंजीपति वर्ग है, वह शासन भी करता है और अपने आर्थिक संसाधनों के द्वारा उसका शोषण करता है। तो व्यक्ति को इस शोषण से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि इस राज्य का अंत कर दिया जाए। बाकुनिन कहते हैं, एक शब्द में हम हर प्रकार के कानून के और हर प्रकार की सत्ता के, हर प्रकार के प्रभाव के विशेषाधिकार के विरोधी। तीसरा कारण यह माना गया है कि राज्य इसलिए भी समाप्त होना चाहिए कि राज्य एक सर्वथा अनुपयोगी संस्था है। राज्य हमें उपयोगी संस्था इसलिए लगता है क्योंकि हमें कई बार और बार बार यह सिखाया जाता है कि यह एक उपयोगी काम करने वाली संस्था है, परंतु जिस ढंग से सरकारें काम करती हैं, जिस ढंग से शासन व्यवस्था काम करती है, वह एक निश्चित वर्ग के हित में काम करती है। अतः उस वर्ग के हितों से इसे मुक्त करने के लिए इसका अंत किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत इसका कहा जाता है कि अराजकतावादी अपने हर स्तर पर निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। अराजकतावाद वास्तव में पूंजीपतियों, पूंजी और इससे उत्पन्न व्यवस्था की विरोधी। यहां कहा जाता है कि पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों की लूट का अंत होना चाहिए और इसके लिए वह संपत्ति निजी स्वामित्व में नहीं हो। अराजकतावादी विचारक प्रौधा ने अपनी पुस्तक संपत्ति क्या है उसमें संपत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है, हर प्रकार की संपत्ति एक चोरी है। यह पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की चोरी का ही परिणाम है। उनके अनुसार समाज में व्याप्त आर्थिक समानता और शोषण का मुख्य कारण ही निजी संपत्ति है। तीसरी विशेषता और सिद्धांत कहा गया है चर्च का विरोध। अराजकतावादी हर प्रकार की सत्ता के विरोधी हैं, चाहे वह सत्ता आर्थिक हो, राजनीतिक हो अथवा धार्मिक। चर्च या धर्म भी अराजकतावादियों के अनुसार अविवेकपूर्ण अंधविश्वास है। धार्मिक अंधविश्वास के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ना भूलकर भावनात्मक कार्यों और आध्यात्मिक अलगाव उत्पन्न कर देता है। संपत्ति की तरह धर्म भी एक बुराई है और श्रमिकों के शोषण का समर्थन करने वाली है। बाकुनिन ने अपनी पुस्तक गॉड एंड स्टेट में लिखा है कि
चर्च भी राज्य की तरह ही निरंकुश है। ईश्वर भी वैसा ही अधिनायक है जैसा कि रूस का जार अर्थात रूस का शासक। दोनों से मुक्ति पाना आवश्यक है। वो ये मानता है कि सभी प्रकार की निरंकुशताओं में चर्च की निरंकुशता सबसे बुरी होती है। एक अन्य सिद्धांत में कहा गया है कि अराजकतावादी हर प्रकार के शासन का विरोध करते हैं, चाहे वो लोकतंत्र ही क्यों ना हो। उनका मानना है प्रजातंत्र जनता का शासन वास्तव में होता ही नहीं। इसमें व्यक्ति अपने ऊपर शासन नहीं करता। व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता रहती है कि वह अपना शासक चुन ले। मुट्ठी भर लोग जनता के नाम पर शासन करते हैं और विशाल शासन सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। चुनाव केवल एक ढोंग के रूप में काम करता है जिसमें पूंजीपति अथवा उनके एजेंट जीत कर शासन में पहुंचते हैं। और शासन की पद्धति चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, शासन ऐसा होता है जिसमें वह एक निश्चित वर्ग को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करता है। और यहीं से संपत्ति और शोषण का स्वरूप बदलता चला जाता है और वह उत्पन्न होता है। अराजकतावादी प्रोधा के इस कथन में विश्वास करते हैं कि वयस्क मत तो हमेशा क्रांति का विरोधी है। अराजकतावादी हर प्रकार की लोकतांत्रिक गतिविधियों का विरोध करने वाले विचारक हैं। इसके साथ ही अराजकतावादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हैं। अराजकतावादी विचारधारा चाहे वह शांति प्रिय हो, समाजवादी हो या हिंसक हो, वे सभी मानते हैं कि व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। उदार व्यक्तिवाद वास्तव में आगे चलकर अराजकतावाद में परिवर्तित होता है। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना पर अराजकतावादी जोर देते हैं। अराजकतावाद का उद्देश्य है कि एक ऐसा समाज उत्पन्न हो जिसमें कोई राज्य नहीं हो और जिसमें लोगों का कोई वर्ग नहीं हो, कोई उच्च वर्ग और कोई निम्न वर्ग नहीं हो। राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाए और हर व्यक्ति अपने निज पर शासन करने लग जाए। उनका मानना है कि संसार की प्रगति का इतिहास व्यक्तियों की सद्भावना और सहयोग की प्रवृत्ति का इतिहास है। इसलिए राज्य समाप्त हो जाने पर भी व्यक्ति एक स्वस्थ और शांतिप्रिय समाज की रचना कर लेंगे। चार्ल्स फूरियर इस संबंध में कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण के साथ इसको प्रयुक्त करने की कोशिश की है कि वो कह रहे हैं, छोटे छोटे कंकरों को एक संदूक में भरकर हिलाइए, वे इस सुंदरता के साथ आपस में बैठ जाएंगे कि आप इस प्रकार का आकार किसी व्यक्ति के द्वारा बनवा नहीं सकते। अर्थात व्यक्ति अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा, अपने आप को स्थापित कर लेगा और एक ऐसी स्थिति में स्थापित कर लेगा जहां उसे समाज तो मिलेगा, व्यक्तियों के समूह तो होंगे, एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे, लेकिन कानून नहीं होगा, समाज नहीं होगा और लोगों के आपस के कोई वर्ग निश्चित नहीं होंगे। अराजकतावादी भावी समाज के राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि इसके बाद का समाज कैसा होगा, जब चाहे वह क्रांतिकारी अराजकतावादी हो, वे ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब एक ऐसी व्यापक क्रांति होगी, वैश्विक क्रांति होगी, जिसमें मनुष्य भाग लेगा, तंत्र का विरोध होगा, शासन को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा और एक हिंसात्मक क्रांति होगी। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें भावी समाज समानता पर आधारित होगा, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, कोई कानून नहीं होगा, विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों और सार्वजनिक सेवाओं के संचालन के लिए व्यक्ति आपस में ऐच्छिक आधार पर समुदाय निर्मित करेंगे और उन समुदायों के माध्यम से उन सारी स्थितियों को स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार के समुदायों की रचना स्थानीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय सभी स्थितियों पर आवश्यकता अनुसार होती रहेगी और वे समुदाय बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति का अस्तित्व प्रबल होगा। अराजकतावादी भावी समाज के आर्थिक स्वरूप की बात करते हैं। वे कहते हैं भावी समाज में
20 से 50 वर्ष की आयु का प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष काम करेगा, और स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि व्यक्ति स्वेच्छा से काम करेंगे, इसलिए उत्पादन की मात्रा भी अधिक होगी और उसका गुण भी बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात जो उत्पादित होगा उसकी प्रकृति अच्छी होगी। उत्पादन भरपूर होने के कारण व्यक्तियों को पारिश्रमिक काम योग्यता के आधार पर नहीं वरन आवश्यकता के आधार पर मिलेगा, जैसा कि परिवार में होता है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक भोजनालयों में जाकर भरपेट भोजन कर सकेंगे। क्रोपाटियन कहते हैं, सभी वस्तुओं पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा और सभी के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं में प्रत्येक उत्पादक का भाग रहेगा। संपत्ति पर निजी स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और संपत्ति का स्वामित्व समाज के हाथ में आ जाएगा। ऐच्छिक समुदाय ही संपत्ति और उद्योगों के स्वामित्व में रहेंगे। उसमें काम करने वाले व्यक्तियों में आर्थिक समानता रहेगी। समाज में आदर और सम्मान का आधार धन या पद नहीं वरन श्रम और मेहनत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।